कि कभी संभावना जी के साथ आप दो पहिया लेके निकले हमको राइड स्कूटी बाइक राइड्स वगैरह हाँ एक्चुअली दोपहिया लेके मैं जब भी किसी को निकला हूँ तो कोई ना कोई दुर्घटना होते होते बची है। अरे रे रे क्योंकि जब मैं छोटा था तो जैसे कि हर लड़के का एक सपना होता है पहला कि यार अब थोड़ा बड़े हो गए अपने को बाइक चाहिए। हाँ हर किसी को हर लड़के को बाइक चाहिए। वो कभी मम्मी ने दिलाई नहीं डर के मारे कि एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ 30 से 40 बार आप रिजेक्ट हो चुकी हो संभावना जी से हाँ जी। बता दीजिए एक बारी पर्दा उठा दीजिए बात से मैंने एक्चुअली कई बार संभावना को प्रपोज किया और जब पहली बार मैंने किया था तभी मुझे लगा था कि पहली बार में ही हाँ हो जाएगी। लगा था कि वो मुझे पसंद तो करती है लेकिन वो मेरी भलाई के लिए मुझसे उसने कहा कि तुम अभी नए नए मुंबई आए हो, अभी तुम्हारा फोकस काम पे होना चाहिए, आप काम पे फोकस करो। और उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प भी किया। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल दिस इज गौरिका योर होस्ट और मेरे साथ है मल्टी टैलेंटेड स्टार अविनाश द्विवेदी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गौरिका, आप कैसे हो? थैंक यू मैं सो भी मच। ठीक हूँ एंड दिल्ली आए हैं मतलब कैसा लग रहा है वापस से आके? वैसे आपको मुंबई की हवा नहीं लगी हमें दिख रहा है बट कैसा लग रहा है फिर भी? नहीं, मुंबई की हवा लगी ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं दिल्ली आता हूँ तो वो मुंबई की हवा पीछे रह जाती है, फिर दिल्ली की हवा मुझे पकड़ लेती है। और जब भी दिल्ली में आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना मैं मुंबई को मिस करता हूँ क्योंकि दिल्ली में जिस वक्त मैं बड़ा हो रहा था, जितने दोस्त थे, जो एनवायरनमेंट था वो बदल चुका है। हाँ अब वो एनवायरनमेंट नहीं है। क्योंकि एनवायरनमेंट आपके दोस्तों से होता है। तो हर दोस्त कहीं ना कहीं जा चुका है, किसी और शहर में काम कर रहा है, नहीं तो अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे सिस्टर्स यहाँ पे रहते हैं तो जब भी मैं आता हूँ तो एक फैमिली वाली वाइब तो रहती है। अविनाश भैया एक दोपहिया हमारे लिए भी लाइफ कितनी बदल गई है आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस सीरीज? लाइफ अलग अलग लेवल पे बदली है। एक तो सबसे पहले कि मैं बहुत सुनता था कि जब आपका कोई काम आता है और वो काम अच्छा चलता है, लोगों को पसंद आता है, जैसे किसी चीज़ को, जैसे हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है हिट हो गई। तो हिट होने के बाद लोग कहते हैं कि उनका फ़ोन बजना बंद नहीं होता, जैसे कि अभी मेरा बज रहा था, मैं जैसे बंद करने की कोशिश कर रहा था तो वो काफ़ी बज रहा है। काफ़ी काम के फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी दोस्तों के, पुराने दोस्तों के, रिश्तेदारों के और इंडस्ट्री से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं बधाई देने के लिए और शो की तारीफ़ करने के लिए, शो के बारे में बताने के लिए। तो बहुत खुशी होती है क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे 5 साल से हम लोग काम कर रहे थे, 5 साल लगे दोपहिया को यहाँ आप फाइनली लोगों के सामने आने में। तो जब आपकी बिल्कुल ये वैसा होता है कि इसको देख के मैं किसानों का हार्ड वर्क समझ पा रहा हूँ कि जब किसान पूरे साल अपनी ज़मीन पे काम करता है, उसको खोदता है, जोतता है, बीज डालता है और फिर आखिरी में फसल उगती है, तो कैसा फ़ील होता होगा। तो वो मेहनत का हमने 5 साल किया है। काफी सब्र का फल है। सब्र का फल एक्चुअली, हाँ। क्योंकि आप को कब से कोशिश कर रहे हो तो आपको पता होता है फल बहुत देर से आने वाला है और हो सकता है फल कड़वा भी हो। क्योंकि मतलब फ्लॉप भी हो सकती है चीज़, हिट भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। लेकिन टचवुड हिट हुई है और काफ़ी हिट हुई है। कि कभी संभावना जी के साथ आप दो पहिया लेके निकले हमको राइड स्कूटी बाइक राइड्स वगैरह हाँ एक्चुअली दोपहिया लेके मैं जब भी किसी को निकला हूँ तो कोई ना कोई दुर्घटना होते होते बची है। अरे रे रे क्योंकि जब मैं छोटा था तो जैसे कि हर लड़के का एक सपना होता है पहला कि यार अब थोड़ा बड़े हो गए अपने को बाइक चाहिए। हाँ हर किसी को, हर लड़के को बाइक चाहिए। वो कभी मम्मी ने दिलाई नहीं डर के मारे कि एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ फिर उन्होंने बोला जब तुम कमाओगे तो अपने पैसे से खरीदना, ये बहाना बना के मुझे टाल दिया कुछ सालों के लिए। फिर मैं कमाने लगा तो मेरी बहन ने मुझे रोक दिया कि अगर तुझे कुछ हो गया, तू तो लड़के जोश में ख़राब बाइक, गंदे तरीके से बाइक चलाते हैं। नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं मम्मी और दीदी की थोड़ी सुनूंगा, तब मैं बाइक चलाऊंगा। शादी हो गई तो संभावना ने मना कर दिया कि तुम्हें खरीदना है 4 पहिया खरीद लो, 2 पहिया तो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बाइकर्स से, जो लोग बाइक चलाते हैं। तो मेरा बाइक का सपना कभी पूरा हुआ नहीं, इसलिए मैं बाइक चलाना कभी ठीक से सीख नहीं पाया। तभी आपने इस शो में दो पहिए की डिमांड कर दी थी हाँ, कि चलो अब आ ही जाए, किसी तरह से आ जाए, मतलब किसी तरह से चलाने को मिल जाए। चलाने को मिल जाए। हाँ, तो उसमें अगर आप भूगोल का किरदार देखोगे, भूगोल को जो बाइक ठीक से चलाना नहीं आता है वो कहीं ना कहीं मेरे उससे ही आया है। बिल्कुल। तो बाइक चलाई, एक बार बहन को लेके मैं गया तो एकदम रोड के बीच में एक्सीडेंट होते होते बचा। संभावना को एक बार गोवा में स्कूटी ली थी, तो स्कूटी पे हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे, तो उसने बोला भैया तुम तो रहने ही दो, इससे अच्छा तो मैं चला लेती हूँ। तो काफ़ी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन मुझे बाइक चलाना पसंद बहुत है, कभी मिली नहीं।
वो बात अलग है। तो 2 पहिया की सक्सेस के बाद आपने 4 पहिया खरीद लिया है, वो जी। भी लग्जरी। जी। तो इतनी मतलब आप पे तो पता है टैग लग चुका है, परफेक्ट हस्बैंड टैग। आपने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया बाकी हस्बैंड्स को कि यार उनको लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे अपनी बीवियों के लिए। अरे मुझे तो कई बार लोग मिलते हैं, जैसे जो लोग व्लॉग देखते हैं वो, तो उनके हस्बैंड तो कई बार बोलते हैं, अरे यार आप लोगों आपने बहुत बिगाड़ दिया यार, सही में। आपने बहुत बिगाड़ दिया, हमारी बीवी हमको ये कहती है कि तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, अविनाश जी को देखो, अविनाश जी को देखो। हाँ, मैंने कहा अरे यार ये तो सारे देश के मर्द मेरे दुश्मन होते जा रहे हैं वही उनको तो। लग रहा है कि ये करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई परफेक्ट हस्बैंड के टैग वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अ, मुझे लगता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पार्टनर होते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ कर पाऊँ, ऐसी जगह पे पहुँच जाऊँ कि मैं उसको एक थैंक यू बोल पाऊँ किसी गिफ्ट के ज़रिए, तो बोलूँ। अगर वो कभी पहुँच जाए और उसको लगे कि मैंने उसका कुछ सपोर्ट किया, वो थैंक यू बोले, एक ग्रैटिट्यूड की भावना चलती रहे, रिलेशनशिप अच्छा बना रहे, आगे बढ़ता रहे। तो मैं नहीं कह रही, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 30 से 40 बार आप रिजेक्ट हो चुकी हो संभावना जी से। हाँ जी। मतलब बता दीजिए, एक बारी पर्दा उठा दीजिए बात से। मैंने एक्चुअली कई बार संभावना को प्रपोज़ किया है, और जब पहली बार मैंने किया था तभी मुझे लगा था कि पहली बार में ही हाँ हो जाएगी। क्योंकि मैं एक फिल्मी तरह प्रपोज किया, कैसे किया प्रपोज? फ़िल्मी तरीके तो बहुत सारे मैं करना चाहता था, लेकिन उसमें फ़िल्मी तरीकों में ना पैसे बहुत खर्च हो रहे थे। तो मैंने कहा सिंपल तरीका ये है कि एक बुके लेके जाओ या चॉकलेट लेके जाओ जो अपने बजट में है, और प्रपोज़ कर दो। तो मैं उस वक़्त एक रियलिटी शो जीता था, तो जैसा कि हर रियलिटी शो विनर को उस वक़्त लगता है कि ही हैज़ अराइव्ड और अब तो लाइफ़ सेट हो गई है। मुझे भी लगा था कि अब तो सब ठीक है, अब तो मैं रियलिटी शो जीत गया, अब तो सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा जीवन में, जो कि होता नहीं है। लाइफ़ के उतार-चढ़ाव ज़िंदगी भर रहते हैं। तो उसके बाद मैं गया, मैंने समान को प्रपोज़ किया, और मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे पसंद तो करती है, लेकिन वो मेरी भलाई के लिए मुझसे उसने कहा कि तुम अभी नए-नए मुंबई आए हो, अभी तुम्हारा फ़ोकस काम पे होना चाहिए, आप काम पे फ़ोकस करो। और उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प भी किया, क्योंकि अगर उस टाइम वो हाँ कर देती और मैं प्यार के बंधन में बहुत जल्दी बंध जाता, तो फिर मेरा फ़ोकस थोड़ा डाइवर्ट हो जाता शायद। लेकिन फिर भी मैं फिर दूसरे बंधन में बंधा रहा कि अब ये कब हाँ बोलेगी। उसके बाद कोशिश करता रहा मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन वो बहुत प्यार से मना करती थी। तो उस प्यार में ये होता था कि एक बार और ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो अब तो अगर वो सही मुझे है। एक बार स्ट्रिक्टली मना कर देती ना, नो, Try। हाँ, तो शायद मैं ट्राई नहीं करता। लेकिन उसके मना करने में ये होता था कि अगली बार ज़रूर आना, मैंने मना तो कर दिया, लेकिन ट्राई अगेन। नहीं, मैं कह रही हूँ एक कहानी हम ऐसी भी देखना चाहेंगे कि आप ही बनाएं कि जी। 30 से 40 बार वाला अपनी ही कहानी, एक बारी रोमांटिक। जी। वुड लव टू सी दैट। सो व्लॉगिंग के फील्ड में कैसे आना, मतलब आपकी व्लॉगिंग की शुरुआत कैसे हुई दोनों की? बिकॉज वी जस्ट लव वाचिंग योर व्लॉग्स। इतना ऐसा लगता है कि यार मतलब हमारे घर की ही कहानी आप लोग बता रहे हैं, तो जी। ये वी वांट टू नो। एक्चुअली जब हमारी शादी हुई 2016 में, तो अ, हम दोनों ही कुछ ख़ास कर नहीं रहे थे। मेरे पास तो कम ही काम था, एपिसोडिक्स और एड टीवी कमर्शियल्स वगैरह मैं करता था, और संभावना भी उस वक्त कुछ नया करने का सोच रही थी। और उस वक्त यूट्यूब, मुझे ऐसा लगा कि संभावना को यूट्यूब करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उसको कहा कि जो बिग बॉस चल रहा है, आप बिग बॉस की कंटेस्टेंट हो, और आपसे अच्छा बिग बॉस का इनसाइड गेम कोई नहीं जानता। ऑडियंस आउटसाइड गेम जानती है, अंदर लोग किस माइंडसेट से खेलते हैं ये तुमको अच्छे से पता है। तो अगर तुम हर एपिसोड देख के उसको रिव्यू करो यूट्यूब पे कि ये कंटेस्टेंट ऐसा इसलिए कर रहा है और ये ऐसा इसलिए कर रहा है, जो भी तुम्हारी समझ से तुम्हें समझ में आता है, वो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा। बिग बॉस ख़त्म होता था और सारी की सारी ऑडियंस संभावना का रिव्यू सुनने आती थी कि संभावना का आज के एपिसोड पे क्या कहना है। और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि संभावना के अंदर एक बहुत ही कमाल की स्किल है, जो कि है इम्प्रॉम्प्टू बोलना, विदाउट स्क्रिप्ट। वो कितनी भी देर तक आपको एंगेज रख सकती है अपनी बातों से, क्योंकि उसकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, तो मैंने संभावना से कहा कि आप व्लॉग बनाना शुरू करो, और लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपके व्लॉग में, क्योंकि तुम बोलती बहुत अच्छा हो। और उसने बहुत डरते डरते एक व्लॉग शुरू किया, बहुत डर रही थी वो। और उसको, क्योंकि आप नई चीज़ शुरू कर रहे हो, किसी ने आज तक किया नहीं है, स्पेशली किसी ने से मेरा मतलब कि किसी सेलिब्रिटी ने व्लॉग नहीं किया था, तो सब लोग कतराते थे कि यूट्यूब को इस नज़र से देखते थे कि यूट्यूब तो नीचे है,
हम तो सेलेब्स एंड हैं। यू नो व्हाट, अब यूट्यूबर्स को स्टार्स बनना है और स्टार्स को को यूट्यूबर यूट्यूबर्स बनना बनना है। है। आई मीन हाँ, कैसे ये चेंज इन डायनामिक्स हो गया ना यार, मतलब सारे एक्टर्स सेलिब्रिटीज अब अपना चैनल खोल रहे हैं। सो करेक्ट। या यू कंटिन्यू। तो जैसे यूट्यूबर्स अब जो भी कुछ कर रहे हैं, दे वांट टू गो इन बिग बॉस, या और संभावना बिग बॉस करके यूट्यूब कर रही है। वही ना, मतलब कैसे चेंज बहुत सारे एक्टर्स बिग बॉस करके यूट्यूब कर रहे हैं। हाँ। तो वही होता है कि आपके पास जो सामने वाले के पास होता है आपको वो ज़्यादा लगता है, तो आप वो करना चाहते हो। लेकिन संभावना ने बहुत अच्छी व्लॉगिंग की, लोगों ने बहुत पसंद किया। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ओहो संभावना अब व्लॉगिंग करेगी, ख़राब टाइम चल रहा है मतलब। मिक्स्ड रिएक्शंस। हाँ, तो फिर वही लोग आज खुद व्लॉगिंग कर रहे हैं जिन्होंने कहा था, और संभावना ने करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मुझे व्लॉग में खींच लिया। मैं बहुत शाई हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन व्लॉगिंग ने बहुत हेल्प की मुझे एक्सट्रोवर्ट बनाने में। अगर आप व्लॉगिंग से पहले मेरे पास इंटरव्यू करने आते तो आप मुझसे पूछते पूछते थक जाते, मैं एक बात का जवाब नहीं दे पाता, मैं इतना इंट्रोवर्ट था। व्लॉगिंग ने मुझे ओपन अप किया। इट्स अ स्किल बेसिकली। इट्स अ स्किल। वो कैमरे के सामने बात कर करके आप इतना यूज्ड टू हो जाते हो, आप इतना नेचुरल हो जाते हो कि आपको फिर किससे बात करने में कोई परेशानी नहीं होती। और वही हुआ, और लोगों ने इतना प्यार दिया। मतलब हम सोचते हैं कि हमने कौन से अच्छे कर्म किए कि हम जहाँ हमें कोई मिलता है व्लॉग देखने वाला, लोग इतना प्यार करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का कोई मेंबर है। इट्स नॉट दैट कि आप एक फ़ोटो दे दीजिए, इट्स अबाउट हग करना, गले करना। क्योंकि उनको आपका पूरा रूटीन पता है। लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं, मतलब हमारी हर एक चीज़ में हमारी जो यूट्यूब फैमिली वो इतनी इन्वेस्टेड है, हमारे सुख में, हमारे दुख में। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बहुत दुआएं हमें लगती हैं, जिस तरीके से वो कमेंट्स करते हैं और जितने प्यारे वो कमेंट्स होते हैं। तो वी फील रियली ब्लेस्ड कि लोग इतना प्यार करते हैं हमें। सो कमिंग बैक टू रियलिटी शोज, देखो सबके जहन में सवाल रहता है कि कितने सच्चे होते हैं, कितने स्क्रिप्टेड होते हैं। अभी मेरी रिसेंटली रोडीज फेम राजीव लक्ष्मण के साथ इंटरेक्शन हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उनके ब्रदर रघु ने कहीं मेंशन किया हुआ था कि मेकर्स उन्हें कहते थे कि यार ये ऐसा करो, थोड़ा वैसे करो। तो कितने स्क्रिप्टेड रहते हैं, लाइक कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है कि आप एक तरीके से वो शो। तो आई वांट टू नो द इनसाइड स्टोरी। अब मैंने तो रियलिटी शो एज अ कंटेस्टेंट किया है, 2 रियलिटी शो किए हैं, डांस रियलिटी शो, दोनों जीते भी हैं। तो ये जजेस ज़्यादा बता पाएंगे कि उनसे Contestants को कोई उनसे क्या guidelines कहा नहीं जाता रहती। है और क्या नहीं कहा जाता है। लेकिन कंटेस्टेंट के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी वहाँ का स्टाफ होता है, जो टीम होती है, जो रियलिटी शो को बना रही है, वो उनके ज़रूर फेवरेट्स होते हैं कि, और वो फेवरेट्स डेफिनेटली कंटेस्टेंट के बिहेवियर से बनते हैं, उनके टैलेंट से बनते हैं। और कई बार दे डोंट वांट कि हमें कोई कुछ बताए या सिखाए। मतलब अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि गलत हो रहा है, तो आप अगर उसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, ये तो पक्की बात है। तो यू हैव टू बी इन देयर गुड बुक्स ऑल द टाइम, और आपको अच्छा परफॉर्म करते रहना है। अब पर्दे के उस तरफ क्या हो रहा है, जजेस को क्या बताया जा रहा है, पीछे जो टीम है वो क्या डिसाइड कर रही है, दैट आई डोंट नो। बट एज अ कंटेस्टेंट जो मैंने देखा है, वो आप जितना अच्छे से बात करेंगे, जितना कम अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगे, अपने हक के बारे में बात करेंगे और काम करेंगे, चुप रहेंगे, उतना आपके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपके चांसेस ही हैं, फिर भी कोई और फेवरेट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसको ऑडियंस ज़्यादा पसंद कर रही है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं है, लेकिन उसके वोट ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर उसके वोट ज़्यादा आ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि उसको निकाल भी दिया जाए, क्योंकि उसके वोट ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जब वो वाइल्ड कार्ड में आएगा तो और ज़्यादा वोट लेके आएगा, धमाका मचाएगा। तो ये सब स्ट्रैटेजीज रियलिटी शो फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऑडियंस अब ये जान गई है, अभी किसी से छुपा नहीं है, इसीलिए अब रियलिटी शोज की मात्रा कम होती जा रही है। वही, और अभी रिसेंट ये भी न्यूज़ आई थी कि इस साल शायद बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी ना हो, और मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए टाल दिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर बिग बॉस को सलमान खान ना होस्ट करे, कोई और करे, तो डू यू थिंक मतलब सलमान खान को कोई रिप्लेस कर सकता है, ऐसा कुछ है? या कोई बेस्ट होस्ट उनकी जगह कोई आपके दिमाग में हो कि यार ये अच्छा कर सकते हैं? मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि सलमान खान को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ना आप जब कोई चीज़ हिट हो जाती है ना, तो उसे रिप्लेस नहीं करना चाहिए अनलेस कोई बड़ी बात हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर शोले फिल्म बन गई है और वो हिट हो गई, तो शोले को आप दोबारा मत बनाइए, कोशिश भी मत कीजिए, मेरा ये कहना है। हाँ, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी और आपको लग रहा है यार इसमें कुछ एलिमेंट्स थे जो हम ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए थे, इसको दोबारा बनाते हैं, तो बनाइए। लेकिन अगर एक चीज़ ऑलरेडी अच्छी चल रही है और सलमान खान इतना अच्छा होस्ट कर रहे हैं, और सलमान खान के अगर कंटेस्टेंट्स की लिस्ट कभी ऊपर नीचे भी हो जाती है,
तो सलमान खान पे शो चल जाता है। वही वही तो बात है, लेकिन अगर उन्होंने वरना बांध के रख दिया उसको। वरना कंटेस्टेंट्स पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा पूरे तरीके से, और ज़्यादा मारकाट मचानी पड़ेगी शो में। कमिंग फ्रॉम गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई, आई एम श्योर और भी शहर आप घूमे होंगे, मतलब लाइफ के इतने सारे आपने फेजेस देख लिए हैं, बट छोटे से स्टार्ट करके मेकिंग इट बिग इन द इंडस्ट्री, मुझे वो जानना है, वो फीलिंग क्या है, और इस टाइम पे वो डर किस चीज़ का है? फीलिंग तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, किसी की भी अच्छी होगी, लेकिन अब फीलिंग ना, पहले फीलिंग ये होती थी कि जब आप हसल कर रहे होते हो लाइफ में, तो ये होता है कि उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसको दिखाना है, उसको बताना है। पहले इंसान रिवेंज की भावना से करता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप हासिल कर रहे होते हो तो कई लोग आपको सच बोलते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन आप स्वीकार नहीं करना चाहते, आपका ईगो बीच में आ जाता है। आपको लगता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट पहुंचाएगी, जबकि आपका ईगो हर्ट हुआ होता है कई बार, और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप थोड़ा बहुत सफलता का स्वाद चख लेते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये सब बचकानी बातें हैं, कि मैं उनको ये करके दिखाऊंगा या इनको ये करके दिखाऊंगी। आपका फोकस सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पे होना चाहिए, कि मैंने आज जो किया है अब मुझे उससे अच्छा काम करना है, क्योंकि ये तो होता रहेगा, कभी आपको कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, कभी कोई आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देगा, ट्रू दैट, ये तो और दोनों ही टेम्परेरी हैं। आ, डर मुझे इसी चीज़ से लगता है कि मैं लाइफ में कितना अच्छा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी सेल्फ ग्रोथ कभी ना रुके। मैं रोज़ वैसे ही 4:45 बजे उठूँ जैसे मैं उठता हूँ, मैं रोज़ अपना मेडिटेशन करूँ, अपना वर्कआउट करूँ, 6 बजे लिखने बैठूँ, 9 बजे तक लिखूँ, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मेरा ट्रैवल हो, मैं उतनी किताबें पढ़ पाऊँ जितना मेरा टारगेट है महीने में, मैं उतना सीख पाऊँ, और इसके बाद काम करूँ, वो काम हिट हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो फिर दोबारा करूँ। करते रहने का जज्बा रहना हाँ, चाहिए, मेरे को लगता है इंटरनल ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट। रुकने का मुझे डर है कि कभी रुक ना जाए। मैं हमेशा खुद पे काम करता रहूँ, पढ़ता रहूँ, सीखता रहूँ, और बेहतर करता रहूँ, ख़राब करूँ फिर और अच्छा करूँ, और चीज़ें हिट होना ना होना समय पे डिपेंड करता है, कि अगर इस समय इस तरह की फ़िल्म चल रही है और आपने बना दी तो हो सकता है चल जाएगी, बहुत अच्छी ना भी हो। और कई बार ऐसा होता है कि वो माहौल चल ही नहीं रहा, आप कोई ऐसा कंटेंट लेके आए जो कि एकदम नया है और उसकी उम्मीद नहीं थी और वो बहुत चल गया। और पता है एक डिलेड सक्सेस भी देख रहे हैं, जैसे सनम तेरी कसम के साथ हुआ, तब 7-8 साल पहले लगी थी करेक्ट, फिल्म, करेक्ट। अब देखो लोग पागल हो रहे हैं उसके लिए, पहली उसकी बार री रिलीज़ में री इतने पैसे रिलीज कमाए में फ़िल्म ने। इतने हाँ, इमेजिन। हाँ। सो एंड जो एक्टर्स को भी एक्नॉलेजमेंट अब मिल रही है, हर्षवर्धन राणे के बारे में अब बात हो रही है, करेक्ट, मतलब ज्यादा बात हो रही है, करेक्ट, तो करेक्ट, डिलेड सक्सेस भी है। तो आई थिंक इवन आई फील कि जो हम आज काम कर रहे हैं हमें नहीं पता उसका फल आने वाले कितने टाइम में मिले, करेक्ट। बट हम ना करें, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सो हाँ। मैं आपको काफी सीख दे रही हूँ, मैं ए, आपसे सीख रही हूँ, मुझे नहीं, सोचनी है। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि अभी जो आप सनम तेरी कसम की बात कर हाँ, रही हैं, अब उनको इतनी डिलेड सक्सेस मिली है हर्षवर्धन को, लेकिन सही। उन्होंने खुद पे काम करना नहीं रोका। उन्होंने अपनी हम्म, सेल्फ ग्रोथ नहीं रोकी। अगर उन्होंने अपनी सेल्फ ग्रोथ रोक दी होती और आज ये फ़िल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती और आज लोग उन्हें साइन करने जाते हम्म, और उन्हें किसी और रूप में देखते। तो तो आज जब अपॉर्चुनिटी आई, तो वो बदल रेडी गए, नहीं। वो तो बदल गए, हाँ, हाँ। लेकिन उन्होंने हम अपने आप को हमेशा रेडी नहीं रखा। सेम फिजिक, आई मीन आपको चेंज नहीं लग रहा है, आपको बेहतर लगता है हो आप गए हैं बदल पहले नहीं से, रहे, हाँ। हर्षवर्धन पहले से बेहतर हो गए हैं, जो हम उनको पहले देखते थे, चाहे वो ऑब्वियसली नॉलेज वाइज़ हो या फिज़िक वाइज़ हो, पर्सनैलिटी वाइज़ हो, एक्टिंग वाइज़ हो, हर चीज़ में। तो अभी जैसे ओटीटी का दौर है, इतने कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, मीम्स सब कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम ना जो मीम्स हैं वो ट्रोलिंग और रोस्टिंग में ज़्यादा होती जा रही है, हुँ, कॉमेडी के नाम पे ना लोग दूसरों को डिमीन कर रहे हैं। करेक्ट। एंड बीइंग अ क्रिएटर योरसेल्फ, राइटर हैं, एक्टर हैं, वो इतनी लंबी लिस्ट है, मैं क्या क्या बोलूँ, परफेक्ट हस्बैंड है, बट व्हाट इज़ योर टेक कि क्या मतलब हम किस तरह शिफ्ट हो रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की बात करें हुँ। तो? एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं और उसमें कंटेंट की एक्चुअल नॉलेज बहुत कम लोगों को है। जिन्होंने उसकी पढ़ाई की है, जिन्होंने राइटिंग सीखी है, जिन्होंने अच्छे-अच्छे राइटर्स को पढ़ा है, जिन्होंने अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखी हैं, कंटेंट बढ़िया देखा है, तो क्या अभी हर कोई कंटेंट बना रहा है। लेकिन उनको एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कंटेंट में क्या करना है, और ईज़ीएस्ट वे किसी को हँसाने का है गाली दे देना या रोस्ट कर देना। सही। तो अगर मैं बात करते-करते आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ और मेरे मुँह से कोई गाली निकल गई, तो या तो आप शॉक हो जाएँगी, डिपेंडिंग ऑन योर
आप किस एनवायरनमेंट में पली बड़ी हैं, या तो आप हंस देंगी। दोनों ही केस में मैंने आपका अटेंशन खींच लिया। हाँ और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही था एज अ कंटेंट क्रिएटर कि मुझे सामने वाले का अटेंशन खींचना है। तो ये करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है सरासर गलत है। एक कंटेंट क्रिएटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आर्टिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एंटरटेनमेंट के पैकेज में लपेट के वो बात कहूँ जो समाज के लिए ज़रूरी है। सटायर हो, सरकाज़म हो, लेकिन एक ऐसी बात कह दूँ जो कि लोगों को लगे अरे यार ये हंसा के गया और गई, लेकिन क्या बात कह दी इसने। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हम कहते हैं हमारे कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये कंटेंट क्रिएटर्स की तादाद इतनी ज़्यादा है और किसी को एग्जैक्ट 90% लोगों को पता नहीं है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड फेम और मनी और अटेंशन। So yeah, do you go through the comments and all? क्योंकि इतने सारा आपकी फैन फॉलोइंग है, बट लवर्स बहुत सारे, फैंस बहुत सारे, बट some people they are there to criticize and they just love in commenting negative things. तो ऐसा आप कोई go through करते हो, या I mean you just keep a distance from the comment section? पहले मैं बहुत देखता था कमेंट्स, फिर मैंने देखना थोड़ा कम कर दिया, मैंने एक ब्रेक लिया। और फिर उसके बाद मैं अभी भी देखता हूँ, क्योंकि चेक करते रहना ज़रूरी कि ऑडियंस का फीडबैक क्या है। क्योंकि कई लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत जेन्युइन फीडबैक देते हैं, वो बताते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप इस पे ही बनाना। हाँ, वो फिर गुस्सा हो जाते हैं, नहीं बनाई वीडियो, हाँ, नहीं बनाई। और आपको समझ में आता है कि आपके जेन्युइन प्यार करने वाले लोग आपको, आपका कंटेंट पसंद कर रहे हैं या उनको इसमें कोई शिकायत है। उनके लिए पढ़ता हूँ मैं। उसमें 10-15 लोग होते हैं जो कि सिर्फ उनका काम ही गाली देना है, तो वो मुझे क्या किसी को भी देंगे, बिकॉज उनको अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इंसान अगर अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है तो खुद को थप्पड़ नहीं मार सकता, वो किसी को ढूंढेगा थप्पड़ मारने के लिए। तो वो कमेंट के थ्रू लोगों को थप्पड़ मारते हैं, अपना एग्रेशन निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। नाम एनोनिमस रखते हैं, बताते नहीं, नाम एनोनिमस रखते हैं, बताते, तो हाँ, कावर्ड है ज़्यादा। हाँ, ऐसा ही होगा ABC001 हैशटैग ऐसा कुछ आईडी रहेगा जिसमें 0 फॉलोअर्स होंगे। और जो बट लेकिन आई थिंक दे डोंट रियलाइज कि इसका इम्पैक्ट दूसरों पर क्या पड़ता है। करेक्ट। अभी हम आपकी बात करें, कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अभी अपनी जर्नी शुरू ही कर रहे होंगे, एंड देन व्हेन दे, तो उनका मॉरल डाउन हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक थिंग्स हैव टू चेंज एंड फॉर गुड, एंड कुछ स्टॉपेज या रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ऑन द साइट्स आल्सो। करेक्ट। व्हाट डू यू थिंक, है ना? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ तो प्लेटफॉर्म्स को बनाना चाहिए कि अगर कोई हेट कमेंट आ रहा है, फीडबैक तक ठीक है, लेकिन अगर कोई हेट कमेंट है जिसमें गाली लिखी है या कोई ऐसा शब्द लिखा है जो कि सिस्टम या एल्गोरिथम पकड़ सकता है, तो कुछ कीवर्ड्स हैं, तो हो सकता है मान लो कोई 14 साल का बच्चा कंटेंट बना रहा है, अच्छा कंटेंट बना रहा है, मान लो पोएट्री बना रहा है, और उसके लिए कोई गंदी गंदी बात कर रहा है, तो उस बच्चे का दिमाग कैसे शेप अप होगा फ्यूचर में? वो अभी से उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। इट्स लाइक बुलिंग, जो फिजिकल बुली होता है कॉलेज में, स्कूल में, साइबर बुलिंग हो गया। तो आपने अभी से उस बच्चे का टैलेंट और ग्रोथ, मान लो बहुत अच्छा पेंटर बन सकता था, लेकिन उसने एक पेंटिंग बनाई जो गंदी थी, तो आप ये बोल कुछ मत बोलो ना, या आप बोल दो यू कैन इम्प्रूव, लेकिन अगर आप उसके बारे में गंदी बात बोल रहे हो तो उसका जो आगे उसका पोटेंशियल था वो वहीं खत्म हो गया, दफन हो गया पोटेंशियल। सो अब वापस इंडस्ट्री पे आते हैं। मुझे काकुड़ा के बारे में चाहिए जानकारी। भाई साहब डरा दिया, मतलब कि ऐसा, मतलब मैं देखी, मुझे गूज़बम्स आ गए कि वैसे मुझे डर लग जाता है, तो थोड़ा हॉरर बनाओ आप, और बनाओ, मैं तो कह रही हूँ, घर वालों को मजा आता है देखने में। आपने अकेले देखी थी किसी के साथ? नहीं, सबके साथ देखी थी, तब भी मुझे डर रहता है। तो क्या बिहाइंड स्टोरी क्या रही, क्या थॉट आया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो कि मैं काफ़ी लोगों से कहना चाहता हूँ, लेकिन इंटरव्यू में ककूदा की बहुत कम बातें हुई हैं, कि फिल्म का नाम ककूदा है, जो कि जिसका मतलब होता है पर्यायवाची कूबड़। ककूद का मतलब होता है कूबड़। तो क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा रहता है और शब्द भी इतना यूनिक है कि लोग समझ नहीं पाए कि फिल्म का नाम ककूड़ा है, ककूदा है, या काकुड़ा है। करेक्ट। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती मेरी है, गलती हमारी है कि हमें वो नाम हिंदी में भी लिखना चाहिए था, लेकिन शायद हिंदी में लिखा था, बहुत लोगों तक पहुंचा नहीं। थॉट कहाँ से आया और क्या था बिहाइंड? मैं मथुरा गया था एक बार एक फिल्म की शूटिंग के लिए। तो मथुरा में जब हम होटल से सेट पे जाते थे ना, तो रास्ते में एक गांव पड़ता था। अच्छा। उस गांव में ना हर घर में 2 दरवाजे थे, और दोनों दरवाजे सेम टू सेम, चौखट भी सेम, ताला भी सेम, कुंडी भी सेम। और मैं रोज उस गांव से आता जाता था, तो मेरे दिमाग में सवाल आता था, यार गांव बहुत खूबसूरत है,
लेकिन हर घर में 2 दरवाजे हैं अंदर घुसने के, मेन डोर, ऐसा क्यों? और ये सवाल मेरे अंदर ना बहुत घूमता था। तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर जो आते थे, लोकल लोग होते थे, उनसे पूछता था, ठीक है। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। बोलते थे ऐसे ही है, इन्होंने अपना गाँव खूबसूरत बनाने के लिए कर दिया है कि गाँव पे नज़र जाए, जैसे आपकी जा रही है, आपने नोटिस किया गाँव को। तो मैंने कहा यार लेकिन इसके पीछे कहानी है नहीं, लेकिन बन सकती है। अगर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? तो वहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की मैंने और चिराग ने। ओके। और हमने कहा एक गाँव है जिसमें हर घर में 2 दरवाजे हैं, सेम टू सेम। ओके, क्या हो सकता है? क्यों हैं 2 दरवाजे? अच्छा, गाँव में कोई था शायद जिसका श्राप लगा है कि जिसको घर में नहीं घुसने दिया जाता तो था, यहाँ से कहानी फिर आपने शुरू की, जिसको वो दरवाजे देख के। जिसको अपमानित किया जाता होगा, तो शायद उसने श्राप दिया कि मेरे लिए अलग दरवाज़ा बनाओ। यहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू किया। ये थॉट दोनों को बहुत पसंद आया। करते फिर इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरी कहानी हमने बनाई। तो जब कहानी बन गई, रिएक्शंस आए, हाँ। मतलब क्या रहा? रिस्पॉन्स क्या रहा? सबसे पहले तो एक पैराग्राफ की कहानी थी, हाँ। और हम एक इवेंट में गए थे स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के, जहाँ आपको 10 मिनट मिलते हैं अपनी कहानी पिच करने के लिए। आपको एक फ़ी पे करनी होती है। तो वहाँ सुनाई 10 मिनट की कहानी, और उनको बहुत पसंद आई जिनको सुनाई। सलोना, जो अभी हमारी दुपहिया की प्रोड्यूसर भी हैं, पहले RSVP में थी, तो पसंद आई। उन्होंने फ़ोन किया और हमें बुलाया ऑफिस में। फिर ऑफिस में सारे कम से कम 15 लोग बैठे RSVP के, और हमें कोई तजुर्बा नहीं था राइटिंग का और नरेशन का, पहली बार कर रहे थे। तो हमने क्या किया, मैंने बैकग्राउंड स्कोर लगाया और उसके साथ नरेट किया विद पिक्चर्स। तो हम चाहते थे कि हम उन लोगों को जितना विजुअली कहानी को दिखा सकें तभी ज़्यादा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमने एक स्क्रीन रखी, उस पर फोटोज़ रखे उस गांव के सारे, और भी अच्छे अच्छे फोटोज़ रखे जिससे वो स्टोरी टेलिंग में हेल्प करे। मैंने कहानी सुनाना शुरू किया। बैकग्राउंड में एक हॉरर म्यूजिक था, और हाँ, तो वो सब लोगों को वो नरेशन इतना पसंद आया, और वो कहानी ऑब्वियसली इतनी पसंद आई कि वो ग्रीन लिट हो गई फिल्म, और फाइनली बन गई।